नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शकों का डीडी न्यूज पर स्वागत है। मैं हूं साइमा खान, मेरे साथ है मेरे सहयोगी दीपाली। तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना। अंतिम चरण में क्रोएशिया की यात्रा को पीएम ने बताया ऐतिहासिक। कहा कि मित्रता और व्यापक सहयोग का नया अध्याय शुरू। क्रोएशिया यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को बताया मानवता का दुश्मन। आतंकवाद के खिलाफ क्रोएशिया के समर्थन के लिए जताया आभार। ईरान इजराइल के बीच 7वें दिन भी मिसाइलों के हमले जारी। ईरान से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत की ओर से ऑपरेशन सिंधु जारी। अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं है ईरान। नेतन्याहू ने कहा कि ईरानी परमाणु और मिसाइल खतरों का खत्म करके रहेगा इजराइल। गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल और पंजाब की 5 विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव। 23 जून को आएंगे नतीजे। राज्यसभा की 8 सीटों के लिए भी आज वोटिंग। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की अपनी सफल यात्रा पूरी करने के बाद स्वदेश रवाना हो चुके हैं। यात्रा के अंतिम चरण में पीएम मोदी ने क्रोएशिया का दौरा किया, जहां दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में भारत और क्रोएशिया के बीच कृषि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे 4 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री अपने इस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान गर्मजोशी से किए गए स्वागत के लिए क्रोएशिया की जनता और सरकार के प्रति आभार जताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि क्रोएशिया की जनता और सरकार के प्रति आभार, जिन्होंने इस यात्रा के दौरान गर्मजोशी से स्वागत किया। ये वास्तव में एक ऐतिहासिक यात्रा रही। ये यात्रा हमारी मित्रता और व्यापक सहयोग की साझा यात्रा में से एक नया अध्याय शुरू करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाग्रेब स्थित ऐतिहासिक महल में क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेस प्लेनकोविच से मुलाकात की। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की पहली आधिकारिक यात्रा रही, जिसने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को नया आयाम दिया। प्रधानमंत्री प्लेनकोविच ने खुद एयरपोर्ट जाकर पीएम मोदी का स्वागत किया। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति और शिक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स डिजिटलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फार्मा, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को सुदृढ़ करने की दिशा में सहमति बनी। दोनों देशों ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत संपर्क बढ़ाने पर भी सहमति जताई। वार्ता में संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक संस्थानों में सुधार, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसे विषयों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग के लिए क्रोएशिया का आभार जताया। इस उच्च स्तरीय बैठक में 4 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों, कृषि क्षेत्र में सहयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में शोध सहयोग, संस्कृति के क्षेत्र में साझेदारी और क्रोएशिया में हिंदी चेयर के नवीकरण पर हस्ताक्षर भी हुए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर क्रोएशिया में योग प्रेमियों को शुभकामनाएं दी और दोनों देशों की सभ्यता, साझेदारी को सराहा। भारत और क्रोएशिया के बीच कूटनीतिक संबंध 1992 में स्थापित हुए थे। इस ऐतिहासिक यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंधों में नई ऊर्जा और विश्वास का संचार हुआ है। भारत ने आतंकी हमले के मद्देनजर पाकिस्तान की भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कड़ी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारतीय राजनयिक
क्षितिज त्यागी ने कहा कि जब पाकिस्तान जैसा देश आतंकवादियों को पालता है तो उसके खिलाफ एक रक्षणात्मक कार्रवाई जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर न केवल हमारा अधिकार है बल्कि एक पवित्र कर्तव्य है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष के कारण पैदा हुए संकट की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन सिंधु चला रही है। इस अभियान के तहत ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित दिल्ली लाया जाएगा। इसी कड़ी में जम्मू और कश्मीर के 90 छात्रों सहित 110 भारतीयों का पहला जत्था सुरक्षित रूप से आज नई दिल्ली पहुंच गया है। छात्रों ने ईरान और आर्मेनिया में भारतीय मिशन की कड़ी निगरानी में आर्मेनिया की राजधानी येरेवन तक चुनौतीपूर्ण सड़क यात्रा की और फिर 18 जून को इंडिगो की फ्लाइट 6E9487 में सवार हुए। और इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में एक 24 घंटे का कंट्रोल रूम स्थापित किया है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन के जरिए ईरान में रह रहे भारतीयों से संपर्क बनाए रखने की अपील की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान के सर्वोच्च नेता को आसान निशाना कहे जाने पर अल्टीमेटम दिए जाने पर ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। संयुक्त राष्ट्र में ईरानी मिशन ने साफ किया है कि देश दबाव में ना तो वार्ता करेगा और ना ही किसी शांति प्रस्ताव को स्वीकार करेगा। संयुक्त राष्ट्र में ईरानी मिशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी किया और कहा कि ट्रंप के झूठ से भी ज्यादा शर्मनाक है उनका कायरतापूर्ण बयान कि वह ईरान के सर्वोच्च नेता को टेक आउट कर सकते हैं। दरअसल ट्रंप ने दावा किया था कि वो ईरान में सैन्य हस्तक्षेप के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। ईरान ने कल हमले में इजराइल के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइल दागी, जिसके बाद इजराइल का पारा और चढ़ गया है। इजराइल का दावा है कि ताज़ा मिसाइल हमलों में तेहरान स्थित ईरान के आंतरिक सुरक्षा मुख्यालय और रेड क्रिसेंट को नष्ट कर दिया गया है। अब इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ईरानी परमाणु और मिसाइल खतरों को खत्म करने की दिशा में कदम दर कदम आगे बढ़ रहा है। आज 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। इसमें गुजरात की काड़ी और विसावदर, केरल की नीलाबुर सीट, पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट, पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट शामिल है। गुजरात की काड़ी सीट पर भाजपा के राजेंद्र चावड़ा, कांग्रेस ने रमेश भाई चावड़ा और आम आदमी पार्टी ने जगदीश चावड़ा को मैदान में उतारा है। काड़ी सीट भाजपा विधायक करसन भाई पंजाब भाई सोलंकी के निधन के कारण खाली हुई थी। तो वहीं गुजरात की दूसरी सीट विसावदर पर मुकाबला भाजपा के किरीट भाई पटेल, कांग्रेस के नितिन भाई रणपरिया और आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया के बीच है। विसावदर सीट आम आदमी पार्टी के विधायक भयानी भूपेंद्र भाई गंडू भाई के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। पंजाब की लुधियाना सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार भारत भूषण आशु और आप उम्मीदवार संजीव अरोड़ा के बीच है। लुधियाना पश्चिम की सीट आप विधायक गुरप्रीत बस्सी गोगी के निधन के कारण खाली हुई थी। केरल के नीलाबुर सीट पर मुख्य मुकाबले की माकपा के एम स्वराज और कांग्रेस के आरेदन शौकत के बीच है। तो वहीं पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर मुख्य मुकाबला टीएमसी की अलीफा अहमद और भाजपा के आशीष घोष पर है। इस 5 विधानसभा सीटों के चुनावी नतीजे 23 जून को आएंगे। वहीं राज्यसभा की 8 सीटों के लिए भी आज वोटिंग होगी। इन 8 सीटों में असम से 2 और तमिलनाडु से 6 सीटें शामिल हैं। असम की 2 सीटों से बीजेपी के राज्यसभा सांसद बीरेंद्र प्रसाद वैश्य और मिशनगंज दास का कार्यकाल 14 जून को समाप्त हो चुका है। इसी तरह तमिलनाडु से राज्यसभा सदस्य अंबुमणि रामदास, एन चंद्रशेखरन, एम पणमुगम, पी वल्सन, एम मोहम्मद अब्दुल्ला और वाइको समेत तमिलनाडु से राज्यसभा के 6 सदस्यों का कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा हो रहा है। मतदान के बाद वोटों की गिनती भी आज ही शाम को की जाएगी। 23 जून से पहले ये चुनावी प्रक्रिया
पूरी कर ली जाएगी। मौसम विभाग ने पूरे मध्य भारत में भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं खास तौर पर झारखंड के लिए अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में लगातार नए सिस्टम एक्टिव होने की वजह से मानसून पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेशों की ओर लगातार बढ़ रहा है और इससे इन इलाकों में अच्छी बारिश की उम्मीद है। तो वहीं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। फिलहाल ये दौर थमने वाला नहीं है। कर्नाटक और केरल में भी जोरदार बारिश का दौर जारी है। वहीं वर्तमान में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर राजस्थान और उससे सटे इलाकों पर बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में इस सप्ताहांत तेज बारिश का अलर्ट है। तो वहीं अगर बात की जाए पूर्वोत्तर की, तो पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान ये मानसून उत्तर अरब सागर और गुजरात के शेष भागों जैसे कि राजस्थान के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों, छत्तीसगढ़ और बिहार के शेष भागों तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।